हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से संबंधित बायोलॉजी की क्लास नंबर 2। इस क्लास में दोस्तों हम 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कितने दोस्तों? 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये बायोलॉजी की क्लास डेली रात को 9 बजे होती है। यदि दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले दोस्तों पहली क्लास में 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये दोस्तों 21 क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है, तेज और अपरिवर्तनीय कोशिका बढ़ाव आमतौर पर पौधों में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं। यह अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? क्या पूछा गया है दोस्तों? तेज और अपरिवर्तनीय कोशिका बढ़ाव, यानी कोशिकाओं में अपरिवर्तनीय और तेजी से बढ़ाव पौधों में ही देखा जाता है लेकिन जंतुओं में नहीं। इसका मतलब यह है कि दोस्तों आप पौधों को देखते होंगे कि उनकी एक डाल लंबी हो जाती है तो तत्काल एक छोटी रह जाती है, परंतु मानव में ऐसा नहीं होता, जंतुओं में ऐसा नहीं होता। क्या आपने कभी देखा है कि किसी जीव जंतु की टांगे अचानक से लंबी हो गई? ऐसा आपने नहीं देखा होगा। तो इसका यह अंतर जो होता है पौधों और जंतुओं के बीच, यह किस कारण से होता है, यह पूछा गया है दोस्तों। क्या दोस्तों यह क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के कारण होता है, या फिर दोस्तों यह तारक और केंद्रक और गोलकीकायों की अनुपस्थिति के कारण होता है, या दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका की अनुपस्थिति और बड़ी रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, या फिर दोस्तों बड़ी कोशिकाओं और कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण होता है? बताइए इसका क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वह है दोस्तों बड़ी रिक्तिकाओं और कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। पौधों में क्या पाया जाता है? बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और इसके साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, रिक्तिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, रिक्तिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पौधों में एक बड़ी केंद्रकीय रिक्तिका होती है जो कुल कोशिका आयतन के 90% पर कब्जा कर सकती है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं तीक्ष्णता और कठोरता प्रदान करती हैं। अमीबा में रसधनियों की पोषण में भूमिका निभाती हैं। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित रहती हैं। बताइए इसमें से कौन सा है जो कथन सत्य नहीं है? दोस्तों, जो रिक्तिकाएं होती हैं यह क्या होती हैं? यह दोस्तों झिल्लीदार थैली होती है। कैसी थैली होती है ये झिल्लीदार थैलियां होती हैं। झिल्लीदार थैलियां होती हैं जो दोस्तों साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं रिक्तिकाएं? साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जंतु की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित रहती हैं, यह कथन सत्य नहीं है। यानी जंतुओं की कोशिकाओं में भी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, कोशिका में लाइसोसोम का क्या अर्थ है? कोशिका में उत्सर्जन की सुविधा, कोशिका झिल्ली का संश्लेषण, कोशिका द्वारा अंतर्हित सामग्री को पचाना, या दोस्तों खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका को व्यवस्थित करना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों लाइसोसोम का क्या कार्य है? तो दोस्तों लाइसोसोम जो होता है इसका जो कार्य होता है वह होता है, क्या होता है इसका कार्य? कोशिका द्वारा अंतर्ग्रहित सामग्री को पचाना। क्या दोस्तों? जो कोशिका के अंदर जो सामग्रियां होती हैं उनका पाचन करना किसका काम होता है? लाइसोसोम का काम होता है। किसका दोस्तों? लाइसोसोम का कार्य होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को, सूत्रकणिका को, श्वेत रक्त कोशिका को, या प्लाज्मा झिल्ली को? बताइए।
बताइए दोस्तों। तो दोस्तों सूत्रकर्णिका का किसको सूत्रकर्णिका को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। इसको दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? संश्लेषित जो प्रोटीन होता है उसका उपयोग दोस्तों भोजन में एटीपी के निर्माण में, एटीपी का निर्माण कौन करता है यदि आपसे पूछ ले तो माइट्रोकांड्रिया में ही एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। दोस्तों एटीपी जो होता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है। जो एटीपी होता है एडिनोन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। यह दोस्तों किसके रूप में कार्य करता है? ऊर्जा की मुद्रा के रूप में कार्य करता है, जिससे क्या होता है दोस्तों पूरे कोशिका और शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? ऊर्जा मिलती है। दोस्तों इसी प्रकार से माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकर्णिका को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इस बात को भी आप लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, कोशिका में मौजूद अंतःप्रद्रवी जालिका किसके लिए उत्तरदायी होती है? केंद्रक का पोषण करने के लिए, सामग्री का स्राव, कोशिका द्रव्य और सामग्री का स्राव, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न क्षेत्रों में के बीच सामग्री का परिवहन करना। किसके बीच दोस्तों? कोशिका द्रव्य, ये दोस्तों इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। कोशिका के मौजूद अंतःप्रद्रवी जालिका किसके लिए उत्तरदायी होती है? दोस्तों यहां पर ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है। यहां से यहां तक दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी है इसका, सामग्री का स्राव। यहां से ऑप्शन से शुरू होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करना, या फिर दोस्तों कोशिका को आकार देने के लिए अंतःप्रद्रवी जालिका का उपयोग होता है या उत्तरदायी होती है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां से शुरू होगा दोस्तों, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच केंद्रक के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करना, यह इसका कार्य होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? लाल शैवाल, मांसपेशियों की कोशिकाएं, कवक या जीवाणु? दोस्तों एक कोशिकीय जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। ये दोस्तों जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ये यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं और दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं। ये दोस्तों किसी भी प्रकार का वातावरण इनको मिल जाता है वहां भी ये जीवित रह सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही छोटे होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते और इनका जो प्रजनन होता है वह अलैंगिक होता है। क्या होता है? इनका जो प्रजनन होता है वह अलैंगिक रूप से होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जीवाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुकोशिकीय जो जीव वे होते हैं, कोशिकीय तो आपने जान लिया, बहुकोशिकीय वालों के बारे में जान लीजिए, जिनमें दोस्तों एक से अधिक क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये दोस्तों केवल यूकैरियोटिक होते हैं। जो बहुकोशिकीय होते हैं, जो दोस्तों बहुकोशिकीय होंगे वह केवल दोस्तों यूकैरियोटिक होंगे। क्या होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। इनमें जो प्रजनन होगा दोस्तों वह लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप में होगा। किस किस में रूप में दोस्तों? लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप में इनमें प्रजनन होगा। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से दोस्तों पौधे, जानवर और पशु पक्षी और दोस्तों पशु पक्षी आते हैं। ये दोस्तों सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्थानों में रह सकते हैं। क्या दोस्तों? ये कहीं भी रह सकते हैं। इस प्रकार से आप समझिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कोशिका झिल्ली के बारे में सही है? यह दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती है, यह सभी पदार्थों के लिए पारगम्य संरचना है, यह लचीली होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिग्रहण करने के योग्य बनाती है, यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का विसरण नहीं होने देती। बताइए कोशिका झिल्ली के बारे में आप क्या जानते हैं? यह पूछा गया है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यह लचीली होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिग्रहण करने के क्या करती है? योग्य बनाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? एक कोशिका का केंद्रक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है जिसे डॉट डॉट कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है या जीव द्रव्य कहा जाता है? बताइए। एक कोशिका का जो दोस्तों केंद्रक होता है वह एक अर्ध ठोस पारगम्य से भरा होता है। अर्ध ठोस पारगम्य पदार्थ से भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। जिसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वैज्ञानिक को उनके योगदान से सुमेलित कीजिए। रॉबर्ट हुक केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन प्रोटोप्लाज्म, जन इवेंजिलस पुरकेंजे मृत कोशिकाएं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने, आप सभी जानते हैं, मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने? मृत कोशिका की सबसे पहले इन्होंने खोज की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? कब की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी कोशिका की खोज? बताइए। माफ करिए, रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों मृत कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की जो खोज है वह कब की थी? वह की थी 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में की थी। वहीं रॉबर्ट ब्राउन की बात की जाए, इन्होंने दोस्तों कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। कब की थी? 1831 में की थी। वहीं बात की जाए दोस्तों जन इवेंजिलस्ट पुरकेंजे, इन्होंने दोस्तों 1939 में, कब दोस्तों? 1939 में प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। यानी दोस्तों पहले का सी हो जाएगा, पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का दोस्तों क्या हो जाएगा? दूसरे का ए हो जाएगा और तीसरे का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिका के 4 संघटक हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, रसधानी। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य या केंद्रक। कोशिका झिल्ली, हरित लवक, कोशिका द्रव्य या केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरित लवक या रसधानी। बताइए जंतु कोशिका के 4 संघटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसके 4 संघटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और रसधानी। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, पादप ऊतक मूलतः प्रकार के होते हैं? 1, 4, 3 या 2? बताइए पादप के जो ऊतक होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? ये दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पादप में जो ऊतक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक स्थायी ऊतक होते हैं और एक दोस्तों विभाज्योतक ऊतक होते हैं। स्थायी ऊतक वो होते हैं जिनका विभाजन नहीं होता और विभाज्योतक जो ऊतक होते हैं, विभाजित होने वाले, उनको विभाज्योतक ऊतक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? पैरेन्काइम के कारण, कोलेनकाइमा के कारण, स्क्लेरेनकाइमा के कारण या इनमें से कोई नहीं? बताइए पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? तो दोस्तों कोलेनकाइमा के कारण। किसके कारण? कोलेनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन पाया जाता है। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33, निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लावकता का प्रदान करता है? एरेनकाइमा, ट्रेकीड, द्वार कोशिका या दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर एरेनकाइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरेनकाइमा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों जलीय पौधों को क्या करता है? उछाल प्रदान करता है ताकि वह दोस्तों आसानी से क्या कर सकें? तैर सकें। इस बात को नोट करिएगा।
ये दोस्तों क्या होते हैं, एक प्रकार के ऊतक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एक प्रकार के ऊतक होते हैं जिसमें दोस्तों पतली दीवारों वाली कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, पतली दीवारों वाली क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, जाइलम को पानी के संवहन में मदद करता है। एक, एपिडर्मल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, सरल स्थायी ऊतक या जटिल ऊतक, बताइए। जाइलम के साथ साथ दोस्तों फ्लोएम, क्या दोस्तों, फ्लोएम, इनको दोस्तों संवहन, पानी के संवहन में जटिल ऊतक मदद करता है। कौन सा ऊतक मदद करता है, जटिल ऊतक मदद करता है। एपिडर्मिस की, यहाँ पे एपिडर्मल की बात की जाए, इसको एपिडर्मिस भी कहा जाता है। त्वचा को बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35, संवहनी बंडल जहां जाइलम और फ्लोएम के बीच संवहनी कैबियम मौजूद होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, समपार्श्विक खुला, समपार्श्विक बंद, द्विसंपार्श्विक या दोस्तों एक सार्क, बताइए। दोस्तों संवहनी बंडल कौन कौन बनाते हैं, फ्लोएम और जाइलम मिल करके बनाते हैं। इस बात को भी नोट रखिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समपार्श्विक खुला। क्या हो जाएगा, समपार्श्विक खुला, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, उस ऊतक का नाम बताइए जिसमें पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं जो बहुत से अंतर कोशिकीय स्थानों को क्या करती हैं, घेरती हैं और पोषक तत्वों और पानी को संग्रहित करती हैं। स्थूल कोण कहलाते हैं, अमीबा, पैरेन्काइमा या फिर दोस्तों स्लेक्रेनकाइमा। बड़ा खतरनाक नाम है दोस्तों, मैं तो सही से नहीं पढ़ पाया, शायद आप पढ़ लें। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों पैरेन्काइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा हो जाएगा। जो पैरेन्काइमा है यह दोस्तों क्या करता है, यह पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं जो दोस्तों बहुत से अंतर कोशिकीय स्थानों को क्या करती हैं, घेर लेती हैं और पोषक तत्वों और पानी को क्या करती हैं, संग्रहित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से क्या तने की परिधि में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों तने की जो वृद्धि होती है, परिधि में जो वृद्धि होती है उसके लिए क्या उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों उसके लिए उत्तरदायी क्या होता है, पार्श्व विभाज्योतक। क्या दोस्तों, पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विभाज्योतक के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों विभाज्योतक के 3 प्रकार जो होते हैं वह होते हैं अग्रस्त, अंतर्वेशी और पार्श्व। ये तीनों दोस्तों विभाज्योतक के प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संदर्भ में सही है। फ्लोएम जल और खनिजों का परिवहन करता है, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का परिवहन करता है, फ्लोएम एक सरल ऊतक है, फ्लोएम पौधों को सहारा प्रदान करता है। बताइए। तो दोस्तों जो फ्लोएम है यह दोस्तों फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का परिवहन करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, नारियल का जटा जिसे भूसी भी कहा जाता है किस प्रकार के ऊतक का बना होता है। पुलिनकाइमा, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा या दोस्तों स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर का। बताइए। तो दोस्तों जो नारियल का जटा होता है वह दोस्तों ऑप्शन डी स्केलेटन मेटस फाइबर से बना होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों बायो की ये क्लास नंबर 2 आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और साथ बने बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।